नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी रैलियों में लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा और सुना होगा कि कैसे कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाती रही है। अब पीएम मोदी कांग्रेस की ही पिच पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस की ओर से जो प्लान तैयार किया गया था, पीएम मोदी उसे ध्वस्त करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। दरअसल पीएम मोदी अपनी रैलियों में देश की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस करती है। अब से नहीं, हमेशा से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच है कि केंद्र सरकारों के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले बजट का भी बंटवारा इसी आधार पर करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। बजट के इस प्रकार से टुकड़े करना देश के लिए खतरनाक विचार है। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक एक ही है, उसका अपना वोट बैंक। पीएम मोदी ने एक बार फिर से यह आरोप लगाया कि कांग्रेस गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यही न्याय गारंटी है? क्या कांग्रेस बजट का 15% मुसलमानों को देना चाहती है? क्या कांग्रेस दलितों, वंचितों और शोषितों के हक पर डाका डालना चाहती है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बिना तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति अधूरी है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का इंतजार है। चुनावी अभियान के लिए हर रोज सैकड़ों रैलियां हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान करने के कांग्रेस के आरोपों पर एक रैली में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी कांग्रेस के हिंदू मुसलमान का जो खेल है, देश की जनता के सामने उसे खोल रहा है। उन्होंने कहा कि वह केवल कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश का पर्दाफाश कर रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान महाराष्ट्र के कल्याण में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर सकती है। पीएम ने कांग्रेस पर 15% मुस्लिम बजट बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम विभाजन की मकसद से ये टिप्पणी की। हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कांग्रेस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो लगातार आप कर रहे हैं और करते आए हैं।
और इसके लिए जरिए वो लगातार ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आप हिंदू मुसलमान करते हैं और धर्म के आधार पर न केवल देश को बांटने का पाप आपने किया है, बल्कि धर्म के आधार पर अब लोगों को आप आरक्षण भी दे रहे हैं, धर्म के आधार पर अब लोगों को सुविधा भी आप दे रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकारों के बजट का 15% मुसलमानों को मिले, यानी कि मुसलमानों के ऊपर खर्च हो। तो इसके मतलब यह हुआ कि बजट का जो आवंटन है वो भी आप धर्म के आधार पर चाहते हैं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। चर्चा का विषय यही है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है आचार्य जी। और इन सब के अलावा हाजी नाजिम जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हो। सबसे पहले बाल मुकुंद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल सीधा सा मेरा आपसे यही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार आप बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है और बिना हिंदू मुसलमान की राजनीति के उसकी राजनीति पूरी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बार बार आपको बताया है, एक बार फिर से ये बता दिया है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी अब से नहीं कर रही है, बल्कि दशकों से करती आ रही है। और सेम पैटर्न जो है वो लगातार चल रहा है, जो आगे भी अगर किसी भी प्रकार से आपकी सरकार बन जाती है तो जारी रहेगा। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी आपने हाँ ठीक है सवाल सुना आपने मेरा सर, सवाल सुना आपने? बोलिए आप बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना सत्र गिराया है इस गरिमा इस प्रधानमंत्री के पद की, और खासकर इस चुनाव में कई बार दुख होता है, मतलब इतना मानसिक पीड़ा शरीर को पहुंचती है, दिमाग में आती है कि जिले सत्र का व्यक्ति जो नेता है ना, राजनीति करता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है, वो भी इतने निचले सत्र पर नहीं जाएगा जितना प्रधानमंत्री जी चले गए। वो आरोप भी लगाते कांग्रेस की सोच है। अरे सोच का आपको पता लग गया क्या? आप ये बताइए आपके कर्म क्या हैं? आप एक आदमी हिंदू मुसलमान, कांग्रेस की सोच है 15% बजट में रखेंगे, कोई बात है? अरे 10 साल से तो आप सत्ता में हो और जब आपको 4 चरणों के आंकड़ों में पता लग गया कि आप पिछड़ रहे हो। अच्छा ये बात सच है या झूठ है ये बताइए पहले, अगर ये बात सच है या झूठ है? सच है ना? ये झूठ क्या है? ये तो जुमला से भी आगे है। एक तो जुमला पहले हमने जुमले सुने हैं। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? क्या आप भाई, अरे प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया है, सबूत के साथ बात की जा रही है, सबूत के साथ। बाल मुकुंद जी सबूत के साथ बात हो रही है, क्या बात आप कर रहे हैं? सबूत के साथ बात हो रही है, बताइए आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं अमित मालवीय ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट में मेरे सुन लीजिए ना बात, बाल मुकुंद जी सुन लीजिए ना आप। चैनल आपका पूरा हिंदुस्तान के हाँ लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई बाकायदा ट्वीट किया गया है, बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है अमित मालवीय ने, जो कि बीजेपी के IT सेल के प्रभारी हैं, मुखिया हैं उसके। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2013-14 का जो बजट था उसमें बाकायदा मेंशन है उसमें कि 15% जो बजट है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, कुल बजट का वो मुसलमानों को जाएगा। तो सबूत के साथ बात की जा रही है, गलत क्या है इसमें? बाल मुकुंद जी क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि सबूत के साथ बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इसमें कौन सा सबूत दिया है प्रधानमंत्री जी ने? आप भी बताइए मेरे को। कांग्रेस की सोच बताया, सोच तो मैं भी आपकी नहीं, कांग्रेस की सोच में बता रहा हूं भाई, कांग्रेस की सोच में बता रहा हूं, मर्डर कर देंगे किसी का, मैं बता रहा हूं ना कांग्रेस की सोच। बाल मुकुंद जी कांग्रेस की सोच में बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं कांग्रेस की सोच बता रहा हूं। और कांग्रेस हाँ यूपीए के जो प्रधानमंत्री, आपको याद होगा यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हाँ, और उनकी ओर से जो बयान दिया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, सब आपको पता है। मैं बता रहा हूं ना आपको, बताइए किसने कहा था ये और किसका अधिकार बता रहे थे? मुसलमानों का। इसका 15% बजट का कोई मेल खाता है? मैं आप ये बताइए, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने खुद के लिए भी कहा था, वो खुद भी अल्पसंख्यक हैं। इस बात का व्यक्तिगत तौर पर आप सोचिए, आप व्यक्तिगत तौर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, उस बयान का आज के जो भाषण से कोई मेल मिलाप है?
उन्होंने ठीक है कहा था, मैं मानता हूं ये बात। हाँ। ये वो खुद अल्पसंख्यक थे, उन्होंने अपने प्रजातंत्र में, जनतंत्र में आदमी अपने लोगों को लुभाने के लिए या उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक, और कई बार कमजोर आदमी को जब हमें देखते हैं कोई कमजोर आदमी है तो उसको बल देने के लिए, सांत्वना देने के लिए भी अच्छा जा सकता है। अच्छा मतलब लेकिन नहीं ऐसा एक देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हम। और दलितों के लिए क्या किया? जीरो। दलितों के लिए क्या किया? जीरो। दलितों के लिए अरे श्रीमान जी, आप मुझे ये बताइए, 55 साल से हम हम आगे हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए, आईटी क्रांति लेके आए, संचार क्रांति लेके आए, एम्स लेके आए, आईटी लेके आए, एम्स लेके आए, परमाणु बम बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास आता हूं मैं, आपके पास आता हूं। विधु रावल जी जवाब दीजिए। और सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, कभी कहते हैं कि भाई कांग्रेस की तो ये सोच है कि बजट का जितना आवंटन है उसमें से 15% बजट जो है वो मुसलमानों के ऊपर खर्च हो। तो ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है, और बीजेपी की राजनीति पूरी नहीं होती है जब तक हिंदू मुसलमान ना हो। सीधा आरोप लगाया जा रहा है। विधु रावल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? रावल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसके बाद मैं उनके पास लौटूंगा। लेकिन डॉक्टर एच एस रावत जी, आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे देख रहे हैं? भाई कांग्रेस तो जानी जाती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन प्रधानमंत्री बाकायदा बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हिंदू मुसलमान करती है। आरोप हमारे ऊपर लगता है, बदनाम हमें किया जाता है, लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देखिए ना, ये सबूत के साथ बता रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इन संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये उचित नहीं है एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें बोलना, बिल्कुल, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की बातें बोली हैं तो वो कांग्रेस की इंटेंशन को बताया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, या कांग्रेस की सोच है, उनका जो मैनिफेस्टो है, या जो अंदर उनका थिंक टैंक है, वो ये चाहता है मुसलमानों के वोट बैंक को एक तरफ ले जाने के लिए, क्या अगर वो आते हैं तो हम 15% धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, जो गलत है, वो देश में कभी नहीं हो सकता और ना होने दिया जाएगा। उसका कारण है क्या अगर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होता है तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? मैं तो कहता हूं ये रिजर्वेशन को धीरे धीरे खत्म ही कर देना चाहिए। देश की उन्नति इसमें सबसे बड़ी है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए इसको किया था, कांग्रेस ने उसने अपने वोट बैंक के लिए बढ़ाते गए और 60 साल इन्होंने शासन किया। 60 साल में 10 साल जो खत्म होना था जो रिजर्वेशन, और उस गरीबी को बदस्तूर बरकरार रखा और देश को बहुत निचले दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया। और मुसलमानों का तो शोषण करती रही है कांग्रेस, उनको डराती रही। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने उनका है वो बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। जी बिल्कुल। मैं आपके पास आऊं हाजी नाजिम, उसके पहले विधु रावल साहब जुड़ गए मेरे साथ। मुझे जानकारी मिल रही है कि उनको अब मेरी आवाज जा रही है। विधु रावल साहब, आपने मेरा सवाल सुना था क्या, या दोहराऊं सवाल? विधु रावल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, खूब अच्छे से आवाज आ रही है। जी, हाँ, बिल्कुल प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना मेरा, या फिर से दोहराऊं? नहीं, मैं सुन पाया। जी, सवाल मेरा ये है विधु रावल जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान तो आप लोग करते हैं, बिना हिंदू मुसलमान के बीजेपी की राजनीति पूरी नहीं होती है, और जब भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि मामला डाउन चल रहा है उसके बाद आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। जी, उससे पहले जो जनसंघ बनी थी वो 1951 में बनी थी। लेकिन उससे बहुत पहले 1947 में 15/10 के दिन भारत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हो चुका था। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के पैदा होने से दशकों पहले हिंदू और मुस्लिम करके भारत का विभाजन कर दिया गया था। और भारत के विभाजन पर जगत प्रकाश नड्डा जी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के हस्ताक्षर नहीं है, जनसंघ के भी किसी नेता के हस्ताक्षर नहीं है। भारत के ही विभाजन के ऊपर हिंदू और मुस्लिम यानी मजहब के नाम पर जो भारत का विभाजन हुआ था उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बकायदा हस्ताक्षर हैं। तो ऐसे में अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है तो वो या तो अज्ञानी है और या तो मूर्ख है।
भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू और मुस्लिम जो कांग्रेस करती रही, उसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से भारत का विभाजन दोबारा ना हो पाए, वो परिस्थितियां पैदा कर रही है। किस प्रकार से एक बार भारत का विभाजन कर चुके हैं ये अंग्रेजों के मानस पुत्र, किस प्रकार से भारत का विभाजन दोबारा करने के लिए आतुर खड़े हैं, भारत के अंदर इस प्रकार के गेटोज बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से भारत विरोधी नारे आते हैं। भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले जो लोग हैं अमित जी, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है। मैं एक नारा आपको सुनवाता हूं और आप बताइए कि ये भारत का विभाजन करने वाला नारा है या नहीं। ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये कहने वाले जो हैं, जिन पर कोर्ट के अंदर मुकदमा भी चल रहा है, चलते मुकदमे में जिनको सशर्त जमानत मिली है, बिना शर्त नहीं सशर्त जमानत मिली हुई है, उनको कांग्रेस पार्टी ने उस कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल किया और नई दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, वहां से अपना उम्मीदवार बनवाकर उतारा हुआ है। हरियाणा के अंदर वो स्टार कैंपेनर है। देश के विभिन्न प्रांतों के अंदर जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है, उनमें भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले जिस पर आरोप लगे हुए हैं वो कन्हैया कुमार है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, केवल टुकड़ा ही नहीं करना चाहते ये भारत को बर्बाद भी करना चाहते हैं। वही कन्हैया कुमार ये भी कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। यानी जंग, कन्हैया कुमार की जंग जो है भूख और गरीबी और बेरोजगारी जिसका वो ढिंडोरा पीटता है, वहां तक नहीं है। कन्हैया कुमार की जंग है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सीधा तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए अब देखते हैं सदाएं कहां से आ रही हैं। सदाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, सदाएं सरहद पार से आ रही हैं, और इन लोगों के लिए आ रही हैं भारत विरोधी ताकतें भारत के अंदर पनपी हुई हैं, और उनको खत्म करना इस देश के प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य बन जाता है। ठीक है विदुर रावत साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हाजी नाजिम भाई, देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत कांग्रेस पार्टी करती है, इंडिया अलायंस के जो तमाम पार्टनर हैं वो करते हैं, और कर्नाटक में तो हम देख ही रहे हैं, तेलंगाना में भी हम देख रहे हैं, और भी जहां पर हालांकि कांग्रेस तो अब इक्का दुक्का राज्यों में तक सिमट कर रह गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से सबूत भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि जो बजट का आवंटन है ना, वो भी धर्म के आधार पर हो, और 15% जो बजट है वो खर्च होना चाहिए मुसलमानों के ऊपर। क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? क्या आपको वाकई में लगता है कि धर्म के आधार पर, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो बजट के आवंटन की बात हो, ये देश के लिए ठीक है? आपको लगता है कि ये सोच ही देश के लिए खतरनाक है, ये विचार ही देश के लिए घातक है? अमित जी देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की एक बात याद आ गई है। उन्होंने ये कहा था कि भारत के 75 मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते, और आज ये सिद्ध भी हो गया है। और अभी जिस तरीके से आपने बताया कि 15% बजट की बात, तो मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को बैन किया था, तो उसमें मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। तो बताइए कांग्रेस कहां आरक्षण की बात कर रही है? और बार बार जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं कि देखिए हिंदू भाइयों आपके मकान जमीन जायदाद को है ना ज्यादा बच्चे वालों को दे दिया जाएगा। तो अमित जी ये बता दीजिए ये मुल्क के वजीर आजम किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि भारत का मुसलमान भारतीय नागरिक है। भारत के मुसलमान ने मोदी जी को वोट दिया था, और ये सियासत जो भारत का शासन है उसकी चाबी मोदी जी को सौंपी थी। अब फिर एक बात और जो बार बार ये आती है कि अल्पसंख्यक यानी कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। यहाँ कहीं पे भी मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने अल्पसंख्यक का तो नाम दिया है, लेकिन मुसलमानों का नाम हाजी नाजिम आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है आप। कांग्रेस पार्टी के नेता बाल मुकुंद जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और आप इससे इनकार कर रहे हैं। बताइए, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ उन्होंने कहा था क्योंकि वोट हमको चाहिए थे, वो तो कह रहे हैं, अभी कहा उन्होंने, बाल मुकुंद जी ने बोली है बात कि हाँ मनमोहन सिंह ने बात बोली थी, और आप कह रहे हैं कि नहीं कही।
अमित जी मेरी बात तो सुन लीजिए, हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं होगा। तो सैद्धांतिक बात करेंगे, मानवीय पहलू की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इस देश का मुस्तकबिल, इस मुल्क की आबादी, इस मुल्क की खुशहाली के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जिन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आ रहा हूं बालमुकुंद जी, हाजी नाजिम अपनी बात को पूरी कर लें, उसके बाद में लौटता हूं। हाँ हाजी नाजिम आप बोलिए। हाँ देखिए, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि जिस तरीके से भारत के राजनीति के अंदर हमेशा मुस्लिम समाज का शोषण वाली बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी को भी वोट चाहिए मुस्लिम समाज का, कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, बसपा को भी चाहिए, लेकिन बीजेपी को वोट देता कहां मुसलमान? मुस्लिम समाज, सर सुन तो लीजिए, मुस्लिम समाज को आगे ले जाने की कोई भी बात नहीं करता है। और देखिए, मैं सबसे पहले एक बात और बता दूं, मुझे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज याद आ गई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं। अब देख लीजिए, जब दलित से बदतर हैं तो मोदी सरकार को तो 10 साल होगी सर। दलित से बदतर मुसलमानों के हालात को पूरी तरीके से सही कर देने चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन हर बार अगर मुस्लिम समाज को ये कहा जाए कि जी आरक्षण छीन रहे हैं, सारा आरक्षण मुस्लिम समाज को दे दिया जाएगा, तो बहुत गलत है सर। हम तो ये कहते हैं कि आप सत्ता में भारत के मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं, आपका क्या मानना है? मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, किसी तरह का कोई आरक्षण अगर दिया भी जा रहा है तो उसका जो आधार है वो आर्थिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए उसका आधार। लेकिन आपको क्या लगता है कि धर्म के आधार पर ये ठीक है, धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए या जो मैं बात कह रहा हूं कि उसका जो आधार है वो धार्मिक और सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए? धर्म के आधार पर आर्टिकल 341 आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, आर्टिकल 341 की बात कर रहा हूँ। 10 अगस्त 1950 को धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज का आरक्षण तो खुद बंद कर दिया गया था, तो आरक्षण मुस्लिम समाज को कहाँ दिया जा रहा है सर? और बार बार जो एक बात आ रही है, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ सर। देखिए, भारत का मुसलमान देश के साथ है, देश को मजबूत करने के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर इस तरीके की बात करी जा रही है कि ज्यादा बच्चे वाले आपकी जमीन जायदाद ले लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और अभी दो तीन दिन पहले मुल्क के वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, और बताया था कि अगर मैं सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं होंगे अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम करा। तो अभी आपने देखा कि नासिक के अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र, ठीक है हाजी नाजिम, मोदी को समझना इतना आसान नहीं है, मोदी की जो राजनीति है उसको समझना भी इतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, एचएस रावत जी कुछ कह रहे हैं और उसके बाद मैं आता हूं सबके पास। हाँ ठीक है, एचएस रावत जी आप बोलिए। देखिए, अभी नाजिम साहब कह रहे थे कि देश का जो मुसलमान है वो देशभक्त है, देश के साथ है। बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन करके। देशभक्त मुसलमान कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, वहां पर कितना बुरा हाल किया, और वहां पर नारेबाजी किस तरह से होती है, पाकिस्तान के पक्ष में कैसे इनके नेता बोलते हैं। इनका देशभक्त मुसलमान पार्लियामेंट पे अटैक करता है, देशभक्त मुसलमान आतंकवाद फैलाता है, देशभक्त मुसलमान और कांग्रेस मिलकर के रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा देती है याकूब मेनन की फांसी को रोकने के लिए। देश में देश का मुसलमान पूरी दुनिया में बम विस्फोट करता है, और जब वो मारे जाते हैं, आतंकवादियों को फांसी दी जाती है, तो वहां पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला के बचाने की कोशिश करते हैं। उनके जनाजे में लाखों मुसलमान जाता है। ये देशभक्त मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए नाजिम खान जी, ये उचित नहीं है इस तरह की बातें। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा कि आप देशभक्त नहीं है, आप देश के गद्दार हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश को तोड़ना चाहता है। गजवाए हिंद 2050 तक इस देश को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम तो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, एक देश एक निशान, एक सारी चीजें कानून होनी चाहिए। फिर आपको दिक्कत क्यों होती है? फिर आप चिल्लाते क्यों हैं? आप कहते हैं कि भाई हमें तो अधिकार है, हमें तो एक कानून नहीं चाहिए, हमें तो शरिया का कानून चाहिए। अगर आपके दिमाग में देशभक्ति है तो आपको कहना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण करिए, और जो एक जैसा कानून, एक सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। मदरसों में आतंकवाद जो फैलता है, जिहाद की बातें सिखाई जाती हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ जो जहर उगलना सिखाया जाता है, वो सब बंद होना चाहिए। तो लगेगा देशभक्त है। जो देशभक्ति तो अपने आप दिखती है, जहां देश को तोड़ने की बातें आती हैं वो भी नाजिम साहब दिखाई देती हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं दोबारा से एक बार फिर से आपके पास आऊंगा आचार्य जी, और विधु रावत साहब आपके पास भी आ रहा हूं, हाजी नाजिम आपके पास भी आ रहा हूं, बाल मुकुंद जी आपके पास भी लौट रहा हूं। तो बिल्कुल बड़ा सवाल है ये कि क्या कांग्रेस की यही न्याय की गारंटी है? गारंटी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार दी जा रही है कि भाई हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की न्याय की गारंटी यही है कि बजट का जो आवंटन है वो धर्म के आधार पर हो, 15% टोटल बजट का वो मुसलमानों के ऊपर खर्च होना चाहिए? कांग्रेस की ये सोच है, प्रधानमंत्री जी ये आरोप लगा रहे हैं। और दलितों को फिर क्या मिलेगा, वंचितों को क्या मिलेगा, शोषितों को क्या मिलेगा, उस गरीब वर्ग को क्या मिलेगा, ये भी फिर कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ना कि क्या उसके हिस्से में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और यही कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो देश के लिए खतरनाक है, और इसी को एक्सपोज करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार किया जा रहा है। विधु रावत साहब बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। विधु रावल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। हाँ बाल मुकुंद जी आप बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। प्रजातंत्र में मीडिया का और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। बिल्कुल। और इस सरकार को 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, काला धन लेके आएंगे। तो ये सवाल पूछने की कितनी डिबेट करी है आपके सुदर्शन चैनल? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने आपके नेताओं ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, आपके और भी जितने बड़े नेता हैं, कितने लोगों ने ये मुद्दे उठाए रैलियों में? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना क्या उन्होंने, नहीं आप बताइए ना मुझे, ईमानदारी से बताइए। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा ना। हाँ आप बताइए ना भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी। अरे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है ना, आप उठाइए अपनी रैलियों के जरिए, आप बताइए जनता को। आपने बताया क्या? आप सर बाल मुकुंद जी, हमें हमारी भूमिका अच्छे से पता है, आप हमें हमारी भूमिका मत बताइए। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी होने की जो जिम्मेदारी है, क्या उसका ठीक से निर्वहन कर पा रही है? जिन मुद्दों को अभी आप उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की ओर से अपनी रैलियों में उनको उठाया जा रहा है क्या? राहुल गांधी की मेहनत, प्रियंका गांधी की मेहनत, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को उनकी औकात दिखा दी। प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री की बौखलाहट आई है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो न्यू कहते हैं कि मैं सार्वजनिक जी से हट जाऊंगा जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा, और वो 24 घंटे में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और उसका बहाना नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ये बात? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है? नहीं कांग्रेस, अरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब सरकार में थी, जब यूपीए की सरकार थी उसका उन्होंने जिक्र किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप केंद्र सरकार के बजट का 15% मुसलमानों के ऊपर खर्च करते थे या करना चाहते थे। ये सोच है आपकी। आप बीजेपी की बात करिए, सरकार से सवाल करिए, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। नहीं, हमें किससे सवाल करना है किससे नहीं करना वो तो हम कर ही रहे हैं सर, वो तो हमें बखूबी पता है। आप अपनी बात करिए ना। हाजी नाजिम आप बोलिए, हाजी नाजिम आप बोलिए। फिर मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, जल्दी से बोलिए। गरीबी उन्मूलन के जो हमने काम किए, देश में हम हरित क्रांति लेके आए, देश में हम सफेद क्रांति लेके आए, संचार क्रांति लेके आए, IT क्रांति लेके आए, परमाणु बम बनाया हमने, परमाणु बम संपन्न राष्ट्र बनाया हमने। और इस देश में अच्छा ये बताइए। नहीं ठीक है, इसरो बनाया, गेल बनाया। HS रावत जी मैं पूछ लेता हूँ सवाल इनसे, ठीक है। लेकिन बाल मुकुंद जी आप परमाणु बम लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन इन परमाणु बमों को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? कि अगर हम सत्ता में आते हैं, इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो इन परमाणु बमों को समाप्त कर दिया जाएगा, ये कौन कह रहा है? आप बताइए। हमने सरकार को दांव पर लगाकर न्यूक्लियर समझौता किया। अरे अब मैं क्या सवाल कर रहा हूं? आप यूपीए 2 में अब देखिए, आपके पास जवाब नहीं है। अरे आप ही की अलायंस पार्टनर इंडी गठबंधन की एक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में बाकायदा इसको शामिल करती है, और वो कहती है कि जो परमाणु बम है ना भारत के पास, उनको खत्म करने का काम किया जाएगा। इससे खतरनाक सोच और ज्यादा क्या हो सकती है देश के अंदर, बताइए ना। हमने तो परमाणु बम का शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि वो परमाणु संपन्न देश हों, और हमारे देश में अगर परमाणु बम है तो उनको खत्म करने की बात की जा रही है, उनको समाप्त करने की बात की जा रही है। बताइए आप। अरे देश की जनता सब देख रही है, बाल मुकुंद जी
सब देख रही है। हाँ, देश हाजी की नाजिम, जनता सब देख रही है, देश की हाजी जनता नाजिम दिखाएगी बोलिए, इनको। हाजी नाजिम बोलिए आप। हार जीत की कोई बात नहीं ठीक होती, है, लेकिन हमने जो ठीक किया है, वो देश की जनता देख रही ठीक है, है। बालमुकुंद जी आता हूं मैं आपके पास। हाँ हाजी नाजिम बोलिए। हाँ, अमित जी देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये सब बातें कही, इन्होंने मदरसे का भी नाम लिया और इन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि जी मुसलमान आतंकवादी भी होता है। तो बड़े शर्मनाक बयान इस तरीके से हमारे अपने प्रिय डॉक्टर एच.एस. रावत जी के द्वारा जो दिया गया, बहुत ही शर्मनाक बयान है। अब मैं आपको बता दूं, मदरसे, ये वही मदरसा है जहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब निकलकर भारत के मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति बने। तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि जो भारत के मुसलमानों की इतनी अहम भूमिका रही है कि भारत को संपन्न बनाने के लिए। और जब मदरसे की बात ये कहते, ये वही मदरसा है जहां से उलेमाए निकले जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। और जलियांवाला बाग के अंदर हमारे सीनों पे आज भी गोलियों के निशान है, हमारे गले में आज भी फांसी के फंदे के निशान है, जो हमने मुल्क को आजाद कराने के लिए जो फांसी अंग्रेजों के द्वारा हमें दी गई थी, वो निशान आज भी हमारे गले पे मौजूद है। और रही बात ये, मैं तो अमित भाई जी बार बार एक ही बात को कहता हूँ कि बीजेपी सरकार को 10 साल पूरे हो गए हैं। तो सर देखिए, बीजेपी को आगे आना चाहिए, जो मुसलमानों की जरूरत है उनको देनी चाहिए, क्योंकि देखिए आर्टिकल, अरे दे तो रहे सर, दे रहे हैं चाहिए। भाई, किसी इस पे भेदभाव थोड़ी हो रहा है। राशन मिल रहा है ना, हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। राशन ले रहे हैं ना, 5 किलो राशन मिल रहा है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो राशन पे मौज कर रहे हैं, उनको कमाने खाने की दिक्कत भी नहीं हो रही है। क्या बात आप कर रहे हैं, कहाँ भेदभाव हो रहा है, मौज आ रही है। अमित जी सुन तो लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए अमित जी। मुल्क आजाद जब हुआ था तो हम 37%, और सुन लीजिए, मुल्क जब आजाद हुआ था तो हम 37% सरकारी नौकरी में थे। आज हमारी कितनी है, 1% हमारी दावेदारी सरकारी नौकरियों में नहीं है। तो बताइए सर, भारत के मुसलमान किस तरीके से। ठीक है, एच.एस. रावत जी आप बोलिए। हाँ जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए एच.एस. रावत जी। मैं नाजिम खान साहब को ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा हमने गोलियां खाई, आपने गोली खाई देशभक्ति के लिए नहीं खाई, आप राज वापस चाहते थे 800 साल पुराना। आपकी ये सोच थी कि हम मुसलमानों को दोबारा से राज सत्ता मिल जाए, इसलिए आप लोग लड़ रहे थे अपनी सत्ता के लिए, यानी हिंदुओं के लिए नहीं लड़े। जो आपने गोली खाई, आप फांसी पे चढ़े, आपने पाकिस्तान ले लिया, आपने पाकिस्तान ले लिया। सुन तो लो पहले, आपने पाकिस्तान ले लिया, सुन लीजिए एक एक करके प्लीज। हाजी नाजिम प्लीज, एक एक करके। एच.एस. रावत जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। हाजी नाजिम प्लीज। हाँ हाजी नाजिम साहब सुन तो लो, आपने अगर गोली खाई तो पाकिस्तान लेके चले गए ना, वहां पर आपने कौन से हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर, और साथ में यहाँ इस्लामिक और राष्ट्र बनाने की आपने जिहाद छेड़ रखी है। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता साहब कह रहे थे मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना था, लेकिन आपने मुसलमानों के आगे आप भी चुप रहे। भारत को चुना, गांधी जी को चुना, हिंदुओं के साथ बहुत बुरा लात मार दी। अगर आपने बराबर किया होता हिंदू मुसलमानों का, और आपने हिंदू की सुनती ना कराई जबरदस्ती पे। ठीक है, चलिए समय मेरे पास बचा नहीं है, समय बचेगा तो एक बार फिर से आप दोनों के पास में लौटूंगा जरूर। हाँ बालमुकुंद जी जल्दी से, ठीक है। हाँ ठीक है आप, हाँ बिल्कुल बोलिए जल्दी से। हाँ 10 सेकंड है आपके पास, 10 से 12 सेकंड। हाँ आपने म्यूट कर दिया, इसको अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है बालमुकुंद जी, म्यूट कर रखा है आपने, प्लीज। हाँ अनम्यूट करिए इसको प्लीज जल्दी से। सरकार से सवाल पूछने ताकि चुनाव में जनता जाए और ये देखे कि सरकार ने हमारे वादे पूरे नहीं किए हैं। आप और हम तो एक पहलू हैं, आपको हमारे साथ आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मेरा बिल्कुल। विधु रावल जी आवाज आ रही है क्या? रावल साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? खूब अच्छे से आवाज आ रही है। हाँ बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड में सर, जल्दी। नहीं आप रहने दीजिए, किसी और को बुलवा लीजिए, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ। बार बार नाजिम बोल रहे हैं, कभी रावत जी बोल रहे हैं। नहीं विधु रावत साहब मुझे ये बोला जा रहा था, मुझे ये कमांड मिली है कि आपको आवाज नहीं जा रही थी मेरी, मुझे ये बोला गया। बात कोई बात, हाँ जल्दी से बोलिए विधु रावत साहब बोलिए। आर्टिकल 341 जो बार बार बोल रहे हैं हाजिम नाजिम, उस आर्टिकल 341 में पढ़ तो लीजिए, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। केवल शेड्यूल कास्ट को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो रहते हैं उस आधार पर आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। रावत साहब माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहता था लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं बचा है।
कांग्रेस पार्टी की जो खतरनाक सोच है वो देश के सामने आ चुकी है और पीएम मोदी लगातार इसको एक्सपोज कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, चाहे वो बजट का आवंटन हो या फिर वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगातार धर्म को मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर। और यही वजह है पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, आप पिछले 60 साल से अनवरत यही काम करते आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।